हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के शानदार, जबरदस्त और अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, माइंड मैप सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उन चैप्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लोग इन जनरल हम बात करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन जब मैं मेंस की बात करता हूं, स्पेशली मेंस की जब हम बात करते हैं, तो जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस खूब जम के उठ के आते हैं और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आपको कभी कभी एक क्वेश्चन तो मिलता ही है और एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के इसमें एक्चुअली बच्चों को क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जनरली क्या होता है कि इसको बच्चे बिल्कुल लाइटली लेते हैं, बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि टीचर्स भी नॉर्मली क्या करते हैं, चैप्टर्स को ऐसे ही बोल देते हैं कि आप एनसीईआरटी से अपने आप देख लो। क्योंकि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसमें क्या है, पॉल्यूशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशंस। तो ये पॉल्यूशंस तो क्या है, अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन अगर आएगा तो वो कोई भी क्वेश्चन हर स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकता है, आसानी से सॉल्व कर सकता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन आता है, अगर आपको चीजें इंफॉर्मेशन पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इन दो जो चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होना, ठीक है ना। जैसे तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ये दो टॉपिक्स जो आपको मेंस में, अगर आपने ये ढंग से लेक्चर अटेंड कर लिया, जितना मैंने आपको बताया बस उसी फॉर्मेट में आपने प्रिपेयर कर लिया, तो फिर आपका काम हो जाएगा और दो क्वेश्चन की बात हो सकती है यहां से, ठीक है ना। तो ये आधे घंटे में हम दो क्वेश्चन की फाइट करने जा रहे हैं। सबसे फिर से वही बात है, सवाल इस बात का है कि क्वेश्चन कैसा आता है और वो आंसर आपको कैसे करना है, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ऐसा मेरा मानना है, तो आज के हमारे टॉपिक यही हैं। अगर आप देखें तो मैं लिख देता हूं टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, एंड जो सेकंड टॉपिक हम लोग बात करेंगे दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बच्चों, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये जो वाटर पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन की वजह से जब वाटर पॉल्यूटेड होता है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से आयन का वाटर में, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो कितने कॉन्सेंट्रेशन तक मिनिमम होने चाहिए। अब जैसे ही मान लीजिए वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट आए, ठीक है ना, तो वाटर का जो मैक्सिमम कितने आयंस, कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उन पॉल्यूटेंट का, जिससे कि वाटर पीने योग्य हो, यानी पीने लायक हो, उसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन कर दिया आपने तो फिर वो वाटर हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है, ड्रिंकेबल वाटर नहीं कहलाता है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो यहीं से बनता है कि कौन से आए। अब बाकी तो क्या, एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, ये पॉल्यूशन किसकी वजह से, तो वो क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, आप ना पढ़े तब भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वाटर ड्रिंकेबल कब है, कब नहीं है, कौन से आयन का कितना मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उससे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, इसका एक सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन आता है इन टर्म्स फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो वही डेटा आप बस इतना याद कर लीजिए, ऐसा मेरा मानना है कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है, दैट इज मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्टाइव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। तो कितना मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, किसकी बात करते हैं, मेटल्स की, ठीक है ना।
तो मेटल्स में आयरन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वाटर में ये पीपीएम वैल्यू में है, पार्ट्स पर मिलियन में है, दैट इज 0.2 ppm होना चाहिए। या फिर मैं आपसे बोलूं कि लेस देन और इक्वल टू 0.2 ppm होना चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम का मतलब है अगर आपने इससे ज्यादा आयरन वाटर में अगर प्रेजेंट होगा तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मिनट की मेहनत है बच्चों। अगर आपने मन से इसको दिमाग में सेट कर लिया ना तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की मेहनत है। और ध्यान रखिएगा 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है और इसमें नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसीलिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है और यही सबसे अच्छा सवाल है इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये आज के 10 मिनट आपको एक क्वेश्चन दिला सकते हैं मेंस में। तो ध्यान रखिएगा आयरन का मैक्सिमम 0.2 ppm होना चाहिए। ऐसे ही मैं मैंगनीज की बात करता हूं, Mn की, उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वो 0.05 होना चाहिए। ये मैक्सिमम है तो मैं ऐसे वैल्यू लगा देता हूं सभी के लिए। इसका मतलब है Mn है मैंगनीज 0.05 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 0.05 तक है या उससे कम है तो वो वाटर ड्रिंकेबल वाटर है, ध्यान रखिएगा, पीने योग्य पानी है वो। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ppm से कम ही होना चाहिए या उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 3 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर का पानी तो सभी लोग बोलते हैं ना, कॉपर अच्छा होता है, और रात में नाइट में कॉपर के हम लोग बॉटल में पानी स्टोर करके रख देते हैं, मॉर्निंग में पीते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है, 3 ppm तक मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इसी तरीके से 5 ppm होना चाहिए और कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.005, ठीक है ना, 0.005 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सी टेबल है, एकदम आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, ये जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर होता है, वाटर में पॉल्यूटेंट आते हैं, वो आते कहां से हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात आपके सामने एक टेबल है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डोमेस्टिक सीवेज से आते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट ये आते हैं डोमेस्टिक सीवेज से आते हैं, एनिमल, ठीक है, एनिमल वेस्ट से आते हैं, डिकेइंग एनिमल डिके से आते हैं, प्लांट के डिके से आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं। इसी तरीके से प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंडस्ट्री एंड केमिकल फैक्ट्रीज से आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिक हैवी मेटल्स। जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं ये कहां से आते हैं जो वाटर को पॉल्यूटेंट बनाते हैं? ये आते हैं इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग। माइनिंग जो हम करते हैं वहां से भी ये निकलते हैं टॉक्सिक्स जो वाटर में घुल जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस कहां से ये आते हैं वेस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेडिमेंट्स होते हैं केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट। जो इंसेक्ट को मारने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं, या फंगाई को मारने के लिए यूज करते हैं, या वीड्स को मारने के लिए यूज करते हैं, वहां से हमारे सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहां से आते हैं? यूरेनियम की जैसे माइनिंग करते हैं, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आपको वहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। हीट कहां से आएगा? वाटर यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्री। बहुत मैक्सिमम इंडस्ट्री में क्या है, वाटर कूलेंट की तरह यूज होता है, तो वहां से हीट के फॉर्म में आता है, जो कि एक ऐसे बोल सकते हो वो भी एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कहां से आते हैं वो पॉल्यूटेंट्स और कौन से टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए। तो पहला जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, वो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए ड्रिंकेबल वाटर के लिए, जिससे पानी पीने योग्य हो, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ और जो हमने मेटल्स लिखे थे, आयरन, एल्यूमिनियम, कैडमियम, जिंक, कॉपर, इसके अलावा भी एक दो और मेटल्स और आयन होते हैं जिनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे लेड है, लेड एक नेक्स्ट पॉल्यूटेंट बोल सकते हो आप।
तो एलिमेंट और आयन हमने लिख दिया है यहां पर, ठीक है, और इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, तो लेड का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 50 ppb होना चाहिए, ppb। ppb मींस होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना, मिलियन में 10⁶ आता था, बिलियन में 10⁹ आता है, तो 50 ppb से कम होना चाहिए, 50 ppb इज द मैक्सिमम लिमिट। ध्यान रखिएगा, अगर इससे ज्यादा ppb आपने कर दिया तो फिर लेड जो है वो पॉइजन की तरह तरीके से वाटर में पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है, और जैसे हमारा लीवर हो गया इस सब को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लेड का कॉन्सेंट्रेशन 50 ppb से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये 3 आयन है, सल्फेट आयन यानी SO4 2-, NO3 2- इज नाइट्रेट आयन, और फ्लोराइड आयन इज F-। आपने एड में सुना होगा जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड आयन फ्लोराइड फ्री होता है, ठीक है ना, तो उसका रीजन ही अगर एक लिमिट के बाद ज्यादा अगर फ्लोराइड आयन कर दिया आपने तो फिर वो हमारे टीथ्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो फ्लोराइड आयन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm होना चाहिए, 2 ppm से ज्यादा फ्लोराइड आयन वाटर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेगा। इसी तरीके से नाइट्रेट आयन भी हमारा 50 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए ड्रिंकेबल वाटर में, और सल्फेट आयन भी 500 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो बॉडी के लिए हम बोल सकते हैं वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। तो जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बच्चों सवाल बनता है वो यहीं से बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर से आप इतना पढ़ लीजिए, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो बहुत आसान होगा कि वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से, तो वो ऑप्शन से आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन ड्रिंकेबल वाटर। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए ये सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा, आपके सामने ये वैल्यू है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बच्चों। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की जब आप बात करते हो तो यहां पर भी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के ड्रग्स होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, एनाल्जेसिक्स हो गए, ट्रैंकुलाइजर्स हो गए, ठीक है ना, फूड स्वीटनर्स हो गए, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। सवाल सिर्फ इस तरीके का आता है, एंटा एसिड्स हो गए, सवाल सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से, वो मैं आपको लिखने जा रहा हूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन 1, which of the following is act as antacid? ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शंस होंगे A B C D, या जो भी है 1 2 3 4 आप बोल सकते हो। मेंस में तो 1 2 3 4 वाले ऑप्शंस आते हैं, दैट इज 1, एक ऑप्शन होगा 2 3 और 4, ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना होगा। ये पहला सवाल बन सकता है। सेकंड सवाल जो बनेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है, फिर से वही 4 ऑप्शन 1 2 3 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज एंटीपायरेटिक्स, ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज ट्रैंकुलाइजर्स। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, सिर्फ एक ही तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंटासिड्स हैं, कौन कौन से हमारे एनाल्जेसिक्स हैं, कौन कौन से एंटीपायरेटिक्स की तरह काम करते हैं, कौन कौन हमारे स्वीटनर्स हैं, ठीक है ना।
तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आप भी क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट इज विच इज एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, आप भी आसानी से आंसर्स कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एंटा एसिड्स की बात करें, नाम से ही क्लियर है एंटा एसिड्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि एंटा एसिड्स कभी कभी क्या होता है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं, और वो भी थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में जब खा लेते हैं, तो क्या होता है, एसिडिटी बनने लगती है। क्या बनने लगती है? एसिडिटी, ठीक है ना। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिटी नाम से ही क्लियर है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी होंगी आपने, थोड़ा सा खट्टी खट्टी सी जिसको बोल सकते हो हिंदी में डकार बोलते हैं, वो आने लगता है, एसिडिटी थोड़ा सा पेन सा होने लगता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो उसके लिए हम एंटा एसिड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड्स। तो अगर हमारे बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाता है स्टोमच में, तो उससे क्या होता है, पेन होने लगता है, फिर इरिटेशन होता है, और कभी कभी वो अल्सर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ठीक है ना। अल्सर आपने सुना होगा, अल्सर, अल्सर हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा कोई तीखे, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हो, तो उसको दूर करने के लिए हमें हमेशा एंटा एसिड्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? एंटा एसिड्स। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटा एसिड्स यूज करते हैं, कॉमनली है। अब ऑब्वियस है, देखो क्या है, एंटा एसिड है, एसिड का एंटा क्या हो, एंटी क्या होगा, बेसी तो होंगे, बेसिक नेचर वाले। तो ये कुछ एंटा एसिड्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट वन है हिस्टामाइन, ठीक है। एक है सिम्टिडीन, क्या है, सिम्टिडीन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक है रानिटिडीन, क्या है, रानिटिडीन या रानिटिडाइन, जिसको आप बोल सकते हो, या सिम्टिडाइन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो हिस्टामाइन है, सिम्टिडाइन है और रानिटिडाइन है, ये सभी एंटा एसिड्स हैं। सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेव्स एज एंटा एसिड। तो अगर आपको ये नाम पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इनका यूज क्या है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आपने अगर लेक्चर ये प्रॉपर ऐसे ही। एक और अगर हम बात करें ALOH का होल थ्राइस, ठीक है, तो ये भी बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो ये भी एक एंटा एसिड्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एंटा एसिड्स की तरह बिहेव करेगा। तो ALOH का होल थ्राइस भी एंटा एसिड होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कौन हमारा एंटा एसिड होगा और कौन एंटा एसिड नहीं होगा। तो ये चार आप याद रखिए, इनके अंदर से ही सवाल आएगा अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। हिस्टामाइन, पहला है हिस्टामाइन, दूसरा कौन सा है? सिम्टिडाइन। कौन सा? सिम्टिडाइन। एंड द थर्ड वन इज रानिटिडाइन। कौन सा? रानिटिडाइन। तो इस तरीके से आप एंटा एसिड्स की बात कर लेते हो। किसकी वजह से हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी आपके सामने था, ठीक है। एंटा एसिड्स के बाद बच्चों हम बात करते हैं, ये तो वही है, एंटी हिस्टामाइंस है, ठीक है ना। ये कुछ एंटी हिस्टामाइन है, ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं डाइमेटेन और सेल्डेन। डाइमेटेन एंड सेल्डेन यूज करते हैं हम लोग एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। हिस्टामाइन इज ए बोल सकते हो पोटेंट वसोडिलेटर, ठीक है ना। वसोडिलेटर होता है, इट हैज वेरियस फंक्शंस, इट कंस्ट्रक्ट द स्मूथ मसल्स इन द गट। मसल्स क्रिएट करते हैं, रिलैक्स द अदर मसल। तो नई मसल्स को क्रिएट करके दूसरी मसल्स को हम बोल सकते हैं रिलैक्स देते हैं ये, ठीक है। तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामाइंस यूज करते हैं, जिसका एक नाम है सेल्डेन एंड द सेकंड नेम इज डाइमेटेन, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है, चार ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए एंटी हिस्टामाइंस। तो ध्यान रखिएगा, डाइमेटेन एंड सेल्डेन यूज एज ए एंटी हिस्टामाइन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स,
ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, न्यूरोलॉजी में यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूरोलॉजी में यूज होने वाले ड्रग्स को हम ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसीप्टर। नर्व से रिसीप्टर तक, न्यूरोलॉजी है ना, न्यूरोसर्जन्स क्या करते हैं वो आपने देखा होगा। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में रिसीप्टर है, तो नर्व से रिसीप्टर तक मैसेज ट्रांसफर करते हैं ये ड्रग्स, ठीक है ना। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो रिलैक्सेशन मिलता है और हम एक तरीके से बोलते हैं ठीक होते हैं, अगर कोई न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा। तो ट्रैंकुलाइजर, जिसमें सबसे पहला है ट्रैंकुलाइजर्स और दूसरा है एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले ट्रैंकुलाइजर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला ट्रैंकुलाइजर आपके सामने है, इसका नाम है इप्रोनियाजिड, ठीक है ना। इप्रोनियाजिड इसका फर्स्ट है एंड सेकंड वन इज नार्डिल है। ये हमारे ट्रैंकुलाइजर्स हैं, और भी हैं, अलग अलग तरीके के ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ये आपके सामने जिससे वही न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं, ट्रैंकुलाइजर का एग्जांपल्स हैं ये सभी। इसमें कैटेगरी अलग अलग है लेकिन ट्रैंकुलाइजर्स हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक है मैप्रोवेमेट, ठीक है, एक है एक्वानिल, क्या है एक्वानिल, एंड एक है डाइएज़पॉक्साइड, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, डाइएज़पॉक्साइड एक और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। क्वेश्चन है, आपके नाम एकदम आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कुछ और ड्रग्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये एक है वैलियम, एक है सेरोटोनिन और एक है वेरोनल, ठीक है ना। वेरोनल, वैलियम, ये भी भैया न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। सेकंड कैटेगरी है इसमें हमारी, वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का काम क्या है, ध्यान रखिएगा। ये पेन को रिड्यूस करते हैं। एनाल्जेसिक्स किसको रिड्यूस करते हैं? पेन को, ठीक है ना, विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस नहीं आती है, कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल है, एनाल्जेसिक्स रिड्यूस पेन, ठीक है, विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन या इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर बोल सकते हो डिस्टरबेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बिना किसी डिस्टरबेंस के ये पेन को रिलीव करते हैं, ठीक है। अब इनकी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है नॉन नार्कोटिक्स और एक होते हैं नार्कोटिक्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स, ठीक है। तो बच्चों, जो नॉन नार्कोटिक एक्टिव एनाल्जेसिक्स होते हैं, उसके बहुत फेवरेट एग्जाम्पल हैं, दैट इज एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, ठीक है। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एस्पिरिन बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। सिंपल है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। एक बोल देगा कि कोई भी 4 दे देगा, एक एस्पिरिन में या एक पैरासीटामोल में से कोई एक देगा, ठीक है ना। नार्कोटिक्स वाले तो आपने बहुत सुने होंगे, मॉर्फिन है, जैसे कॉमन है मॉर्फिन है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। ये नींद बहुत ज्यादा, इनको अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, अगर कंज्यूम करते हो इनको, तो नींद बहुत ज्यादा आती है। अब एक बार नींद आ जाती है जब इंसान को, तो उसको फिर वो पेन है ना बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो हम बोलते हैं ऐसे ड्रग्स को हम नार्कोटिक ड्रग बोलते हैं। तो नॉन नार्कोटिक के 2 एग्जाम्पल हैं, एक एस्पिरिन और एक पैरासीटामोल, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नार्कोटिक्स की, तो नार्कोटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन बहुत कॉमन है, हीरोइन आपने सुना होगा, एंड कोडीन,
ठीक है। तो कोडीन, ये 3 नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स हैं जो नार्कोटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक 2 हैं। फंक्शन है पेन रिलीफ का। एक ऐसे होते हैं जो विदाउट, जिसको बोलते हो जिसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, और एक तरीके से और एक ऐसे हैं जो बिना किसी सिस्टम, बिना किसी उसके, कैसे जैसे हमने बात की थी कि बिना किसी मेंटल कंफ्यूजन के, बिना किसी कॉन्शियसनेस के पेन रिलीफ करते हैं। तो कॉन्शियस करके अगर पेन रिलीफ किया जाए तो वो ड्रग्स या वो एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। और बिना किसी कॉन्शियसनेस के, बिना कॉन्शियसनेस के अगर पेन रिलीफ किया जाए तो वो कहलाते हैं, दैट इज बिना किसी कॉन्शियसनेस के, बिना किसी मेंटल कंफ्यूजन के अगर पेन रिलीफ होता है तो वो नॉन नार्कोटिक्स ड्रग, एस्पिरिन और पैरासीटामोल उसके एग्जाम्पल हैं। और अगर कॉन्शियस करके, ठीक है ना, जिसको बोल सकते हो आप नींद सुला के, एक तरीके से आप बोल सकते हो, कॉन्शियसनेस करेक्ट वर्ड है, अगर वो पेन रिलीफ होता है तो वो नार्कोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। मॉर्फिन, ठीक है, एग्जाम्पल है। उसके बाद कोडीन एग्जाम्पल है, और हीरोइन, ठीक है। तो मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। तो सिंपल सिंपल से तो सवाल है, एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स? सिंपल 3 ऑप्शन बनाएगा, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एक कोई और ले लेगा, ऐसे एंटा एसिड ले लेगा कोई भी। तो 4 ऑप्शन बनाने हैं उसको तो, और एक बना देगा सिंपल, मॉर्फिन लिख देगा या फिर हीरोइन लिख देगा। हीरोइन तो क्या सभी लोग जानते हैं, तो हो सकता है वो इस ऑप्शन को ना दे, ठीक है ना। तो कोडीन दे सकता है आपको आंसर में, या फिर आपको मॉर्फिन दे सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में आते हैं, और सभी ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं, ये न्यूरोलॉजी में यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस की वजह से, या किसी बैक्टीरिया की वजह से, या किसी फंगाई की वजह से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, या फिर अदर किसी पैथोजेंस की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसी डिजीज जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर पैथोजेंस की वजह से, किसी दूसरे पैथोजेंस की वजह से हमारे बॉडी में आ जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज प्रोंटोसिल, ठीक है, और एक है सल्वर्सन, और एक है सल्फानिलमाइड, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक है एजोडाई, एन डबल बॉन्ड एन को हम एजो बोलते हैं, तो एजोडाई जो होते हैं ये भी एंटी माइक्रोबियल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है, एंटी माइक्रोबियल्स किसके लिए यूज होते हैं बच्चों? एंटी माइक्रोबियल्स उन डिजीजेस के लिए यूज होते हैं जो किसकी वजह से हो जाती हैं, दैट इज फंगाई की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से, या वायरस की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं किसी और पैथोजेंस की वजह से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला टाइप है, इसमें एंटीबायोटिक यूज करते हैं, सभी लोग जानते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक के ये एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी ये क्यों किए जाते हैं? ये इनकी जो टॉक्सिटी होती है, ये थोड़े कम टॉक्सिक होते हैं, तो कम टॉक्सिक्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल्स पर एक तरीके से कम टॉक्सिक होने की वजह से इसको आसानी से एनिमल्स पर और ह्यूमंस पर यूज किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक, ये कुछ एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोंटोसेल, ठीक है ना, सल्वर्सन। तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज एंटीबायोटिक? तो आप आसानी से बता सकते हो कौन एंटीबायोटिक की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके सामने है। कौन से ड्रग्स कहलाते हैं? ये एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत कॉमन है, पेंसिलिन सुना होगा आपने, ठीक है।
और एक है क्लोराम फेनिकॉल एंड पेंसिलिन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, पेंसिलिन का स्ट्रक्चर कौन सा है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि पेंसिलिन, अब जो स्ट्रक्चर अगर बात करता है ना बच्चों, तो उसी का स्ट्रक्चर पूछता है जो ज्यादातर कॉमनली यूज होते हैं। तो पेंसिलिन का स्ट्रक्चर, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक 4 मेंबर की और एक 5 मेंबर की रिंग है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ chiral centers in पेंसिलिन। पेंसिलिन में नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पेंसिलिन में नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बाकी में तो बहुत आसान है, देखो जैसे इसमें अगर नंबर ऑफ कायरल आपको सेंटर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि कायरल कार्बन की, कायरल एटम की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जिसके 4 डिफरेंट वैलेंसी हो, वो कायरल सेंटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में और फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो ये एंटी माइक्रोबियल्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये भी आपने सुना होगा, ये तो बहुत आसान है। एंटीसेप्टिक्स एंड, जैसे किसी का थोड़ा कट वट जाता है तो हम एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना, या डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो भी थोड़े बहुत इन्फेक्टेड, जिसको आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, या फिर उनको ग्रोथ को हम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वही है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर ऑल्सो द केमिकल्स विच ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए या फिर उनको उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत बहुत आसान है, दैट इज क्लोरोजाइलिनॉल, पहला एग्जांपल है क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है ना, और एक है टर्पिनिनॉल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और एक है बिथियोनॉल। तो बिथियोनॉल बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और एक है टर्पाइनियोल। तो टर्पाइनियोल है क्लोरोऑक्सी, या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोजाइलिनियोल, क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है ना, तो पैरा पोजीशन पर क्लोरो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ, जहां ऑल आ रहा है, ऑल वाले केस के जनरली आपने और भी सुने होंगे, डिटॉल वगैरह जनरली, अब वो उतने अच्छे, अब वो तो क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है किसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो। डिटॉल, ऑल, जहां वर्ड आता है वो वहां पर ये डिसइंफेक्टेंट या फिर आप बोल सकते हो एंटीसेप्टिक्स के नाम होते हैं। ठीक है, तो देख लो हर किसी में ऑल आ रहा है, तो आप भी आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, अब ये हर किसी में ऐसे नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इसी में आता हो। अब पैरासीटामोल में भी ऑल आ रहा है। ठीक है ना, पर वो किसका पार्ट है आप सभी लोग जानते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये एंटीसेप्टिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये दो बहुत कॉमन है। ठीक है ना, एक है नोवेस्ट्रॉल एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, और एक है बच्चों नॉरिथिनड्रोन। क्या नाम है, नॉरिथिनड्रोन। ठीक है, तो नॉरिथिनड्रोन एंड दूसरे का नाम है नोवेस्ट्रॉल। ये दोनों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, सभी लोग जानते हैं। एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन हैज प्रोवाइडेड लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ टू पीपल, और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज केमिकल्स इन फूड।
फूड में केमिकल्स किसकी वजह से आते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि फूड के अंदर केमिकल्स हैं। जैसे सबसे पहला है फूड का कलर। अगर किसी नॉर्मल कलर से कोई दूसरा कलर है तो 100% उसमें केमिकल लगाया है। अगर दूसरा है उसका फ्लेवर या स्वीटनेस। कोई नॉर्मल कोई फ्रूट है या कुछ भी है, कोई फूड है, अगर वो अपने नॉर्मल स्वीटनेस से अगर उसमें कम या ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि उसमें कोई केमिकल यूज़ किया गया है, ठीक है ना। फैट इमल्सीफायर भी हो सकता है, ठीक है ना, फैट को कम ज़्यादा करना जिसको आप बोल सकते हो। फ्लोर इम्प्रूवर्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हम मिलाते हैं उसमें तो वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, आपने ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट वाला बहुत एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनको भी हम बोल सकते हो, जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं सच एज मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स, तो ये सभी केमिकल्स इन फूड की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करूं तो नेचुरल जो स्वीटनर्स होते हैं वो सुक्रोज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब नेचुरल हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इनको कैलोरीज जिसको आप बोल सकते हो एड टू इनटेक कैलोरीज इनटेक, ठीक है ना। देयरफॉर मैनी पीपल प्रेफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जो हमारे नॉर्मल स्वीटनर्स होते हैं या नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, एक्चुअली उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होने की वजह से आज के टाइम पर करना नहीं चाहिए, वैसे ऐसा तो मेरा मानना है, कम खा लो लेकिन नेचुरल खाओ। तो नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ करो, लेकिन लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं, उसमें कैलोरीज कम होती हैं और उनको मिठास भी मिल जाती है, ठीक है ना। सुना होगा शुगरलेस, तो मीठा होता है लेकिन शुगरलेस है, तो उसमें बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के, ठीक है। तो एक टेबल हम पढ़ते हैं जिसमें पहला है आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है और इसकी स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर। जो हमारा केन शुगर होता है नेचुरल स्वीटनर्स, उसके कंपैरिजन में उसकी कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले एस्पार्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्पार्टेम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और उसका स्वीटनर्स जो स्वीटनेस वैल्यू है वो 100 होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला है सैक्रीन, सभी लोग जानते हैं ये बहुत कॉमनली यूज होता है सैक्रीन। सैक्रीन मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला, आपने देखा है कहीं जूस वगैरह लोग बनाते हैं तो हल्का सा डालते हैं और थोड़ा सा, और लोगों को लगता है इतना कम शुगर डाला, लेकिन वो सैक्रीन होता है बहुत मीठा कर देता है। वो 550 होती है उसकी स्वीटनेस वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से एक है सुक्रालोज। सुक्रालोज बहुत ज़्यादा स्वीटनर, अच्छा स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसकी स्वीटनेस वैल्यू कितनी है 600, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्पार्टेम, सैक्रीन और सुक्रालोज। सुक्रालोज के बाद एक और है स्वीटनर्स दैट इज एलिटेम। एलिटेम की जो स्वीटनेस वैल्यू होती है वो 2000 होती है, सोचिए ना कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। 2000 इसकी वैल्यू होती है, स्वीटनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा केन शुगर के कंपैरिजन में आप बोल सकते हो। मीठा बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल है, कैलोरीज कम मीठा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये हार्मफुल होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बोल सकते हो जब ज़रूरत या कहीं फंस गए हो ऐसी जगह जब आप नेचुरल यूज नहीं कर सकते। नेचुरल को ही कम खाओ ना, लेकिन खाओ नेचुरल, ऐसा मेरा मानना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन करने वाले लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो जैसे ऑयल हो गया, जैसे घर में अचार पड़ता है तो देखा होगा आपने ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल डालते हैं तो फिर वो क्या होता है बहुत देर तक वो प्रिवेंट करके रखता है अचार को, सालों साल तक अचार रखा रहता है घरों में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो टेबल सॉल्ट हो गया, ये भी एक तरीके से फूड प्रिजर्वेटिव है। शुगर हो गए, वेजिटेबल्स ऑयल हो गए, ठीक है ना, एंड सोडियम बेंजोएट, ये बहुत कॉमन यूज होने वाला कौन है फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है।
बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में सोडियम बेंजोएट, बहुत जितने भी बहुत जैसे जूसेस वगैरह को स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट। तो बहुत कम क्वांटिटी में करके उसको बहुत लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये सब हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ऐसी बच्चों में आपसे उम्मीद करता हूं, तो हमारा जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है इसमें यही चीजें पूछी जाती हैं, जो मैंने क्वेश्चंस लिखे इनके ऑप्शंस आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं। कौन कौन से, कौन एंटी एसिड्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल है बच्चों कौन एनाल्जेसिक्स की तरह बिहेव करेगा, कौन ट्रैंकुलाइजर होगा, तीसरा सवाल। कौन फूड प्रिजर्वेटिव होगा, चौथा सवाल। अगला सवाल होगा कि कौन जिसको आप बोल सकते हो नारकोटिक्स और एंटी नारकोटिक और नॉन नारकोटिक्स, ये दोनों वाले आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और इस तरीके से आपसे ये सवाल बन सकते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चंस मेनली बनते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर। और उम्मीद करते हैं आपको आज ये बात समझ में आ गई होगी। तो मेहनत से ये जो चीज़ें मैंने बताई, जो क्वेश्चंस बताए, इनके सॉल्यूशंस आप अपने अच्छे से पढ़ के निकालिएगा, नोट्स बनाइएगा। 10 मिनट की बात है और 5-7 मिनट आपको लगने हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं रुकते हैं और मुलाकात करेंगे हम लोग अगले चैप्टर पर अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही यूं ही खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपको 2 क्वेश्चंस दिला सकते हैं अगर आपने इतनी 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर प्रॉपर देख लिया। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू बच्चों, गुड डे।